Assalamualaikum and welcome back to another virtual class of chemistry organized by Metropolitan School for class 9th. We are going to start our second chapter, which is chemical combinations. Before going to start chemical combination, we know about the chemical reaction. What is chemical reaction? When two or more substances combine together or a single substance changes up to produce one or more substance entirely different properties, such a change is called chemical reaction. दो या दो से ज्यादा substances आपस में combine हो या फिर कोई single substance change करे अपने आप को और कोई नई चीज कोई डिफरेंट प्रॉपर्टीज की चीज बनाए, उस चेंज को केमिकल रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर, H2 प्लस O2 टू फॉर्म H2O. यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलके वाटर बनाती है. इसी तरह एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड विच इज अ कॉमन टेबल सॉल्ट. कोई भी केमिकल रिएक्शन दो पार्ट्स के बगैर नहीं मुमकिन है. व्हाट आर दीज टू पार्ट्स? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. व्हाट आर रिएक्टेंट्स? द सब्सटेंस विद विच अ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट्स is called reactant. वो पार्ट केमिकल इक्वेशन का या केमिकल रिएक्शन का जहां से कोई भी केमिकल रिएक्शन इनिशिएट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. नॉर्मली रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द केमिकल reaction. Now products. What are products? The substance which are formed by the chemical reaction are called products. वो products वो होते हैं जो chemical reaction के बनने के बाद सामने आए. जहां हम reactants की बात कर रहे थे कि reactants आपस में कंबाइन होके एक नई चीज बनाएंगे. That new thing is known as product. Products are written on the right side of the chemical reaction. Now, chemical combinations. Chemical combination of elements to give compounds or the chemical change are governed by some empirical laws known as law of chemical combination. कोई भी इक्वेशन बनने से पहले उस पर कुछ, उन एलिमेंट्स पर कुछ लॉस अप्लाई हो रहे होते हैं. एज यू नो, अभी हमने लास्ट क्लास में ही इस चीज को डिस्कस किया था कि किस तरह से एक साइंटिफिक लॉ वजूद में आता है. एक साइंटिफिक लॉ अगर बन रहा है तो उसके पीछे डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये लॉस बनाए गए हैं जिन्हें हम केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है. These laws are: Number 1, law of conservation of mass. Number 2, law of constant or definite proportions. Number 3, law of multiple proportions. And number 4, law of reciprocal proportions. Now, the first is law of conservation of mass. Law of conservation of mass put forward by a French chemist Lavoisier in the year 1785. What is the statement of this law? Basically इस लॉ की स्टेटमेंट क्या थी, इस लॉ में बयान क्या किया जा रहा है? Mass can neither be created nor destroyed during a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन के दरमियान, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना ही बनेगा ना ही खत्म होगा.
या फिर इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, ड्यूरिंग द केमिकल चेंज द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स कि कोई भी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसका मास सेम रहेगा रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। इसकी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन हमारे पास लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट है। लैंडोल्ट was a German chemist and he proved the law of conservation of mass by using an H-shaped glass tube. What he did? He filled silver nitrate is a chemical in limb A and hydrochloric acid in limb B. The tube was sealed and way before the chemical reaction. इन्होंने क्या किया, एक एच शेप्ड ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट इन्होंने लिम्ब ए में रखा और लिम्ब बी में उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रखा। एंड ट्यूब वॉज सील्ड, और ट्यूब को सील कर दिया, बंद कर दिया, और रिएक्शन होने से पहले उसका वेट ले लिया। The reactant were mixed by inverting and shaking the tube. रिएक्शन कैसे हुआ उसमें, जब उन्होंने उस ट्यूब को हिलाया, मिक्स किया, इन्वर्ट और शेक किया, ठीक। Then a white precipitate of silver chloride was formed along with nitric acid. रिएक्शन हुआ उसके अंदर और दो केमिकल्स जो सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पर रखे गए थे या डाले गए थे, वो दोनों ने अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करके एक दो नई चीजें प्रोडक्ट में बना डाली। What are these? Silver chloride and nitric acid. The tube was weighed again. जब रिएक्शन खत्म हो गया तो उसके बाद उस ट्यूब को अगेन वेट किया गया, and he found that there was no change in weight during the chemical reaction. Now what is this chemical reaction? This is silver nitrate reacts with hydrochloric acid to form silver chloride and nitric acid. Due to the formation of silver chloride, precipitates of white color, the entire tube became white. क्या हुआ, जब रिएक्शन होने से पहले हमने जब इसे शेक नहीं किया था, इन्वर्ट नहीं किया था, तो इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नॉर्मली डला हुआ था एक अलग अलग लिम्ब पर। जब हमने इसको शेक और इन्वर्ट किया, देन प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो गए, और वो प्रेसिपिटेट्स जो थे, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स जो थे, वो सिल्वर क्लोराइड के थे, एंड नाइट्रिक एसिड उसमें लिक्विड फॉर्म में बन गया। अब ऑब्जर्व ये किया गया कि टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस बिफोर द रिएक्शन वाज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन, यानी दोनों सूरतों में इसका जो मास था वो सेम रहा। सो व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कि मास can neither be created nor destroyed during a chemical reaction. Now move towards the second law, which is law of constant or definite proportion. This law was put forward by a French chemist, Proust, in the year 1799. अब इस लॉ में क्या डिफाइन किया गया है, क्या बताया गया है? What is the statement of this law? A different sample of the same compound always contains the same elements combined together in a same proportion by mass. ये तो एक नई चीज समझ में आ रही है कि पहले तो ये बताया जा रहा था कि मास ना बनेगा रिएक्शन में, ना ही खत्म होगा, जितना है उतना ही रहेगा, बट यहां पर तो एक कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात चल रही है। डिफरेंट सैंपल ऑफ सेम कंपाउंड्स, इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास जे ब्राज़िलियस स्वीडिश केमिस्ट थे, उन्होंने दी है कि अगर हम लेड
जिसे हम उर्दू में सीसा भी कहते हैं, लेड को हीट करें विद द एक्सेस ऑफ सल्फर। अगर हम कोई से भी दो कंपाउंड्स लेते हैं, कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, उन एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो वो एक खास, एक डेफिनेट, एक कांस्टेंट ग्राम्स में या एक कांस्टेंट क्वांटिटी में आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा। इसको जे ब्राज़िलियस ने बहुत इजीएस्ट वे में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी है। दैट इज 10 ग्राम ऑफ लेड को हीट किया उन्होंने बहुत सारे सल्फर के साथ, बट नोटिस ये किया गया कि 1.56 ग्राम सल्फर ही कंबाइन हुआ किसके साथ, 10 ग्राम्स ऑफ लेड के साथ। तो टोटल हमारे पास रिएक्टेंट में ग्राम्स कितने हो गए, उसका वेट कितना हो गया, 11.56 ग्राम्स ऑफ लेड सल्फाइड। इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया गया बाय द हीटिंग ऑफ 18 ग्राम्स ऑफ लेड, यानी पहले उन्होंने 10 ग्राम्स ऑफ लेड को सल्फर के साथ किया, एक्सेस सल्फर ले लिया, उसके बाद उन्होंने 18 ग्राम्स ऑफ लेड लिया, लेकिन सल्फर की क्वांटिटी उन्होंने 1.56 ग्राम ही रखी। एंड देन ही ऑब्जर्व दैट 11.56 grams of PbS means lead sulfide was prepared, and the rest of the amount of lead remain unused. Means कि जितना 10 grams ही 1.56 ग्राम सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो रिमेनिंग लेड जो है वो एज इट इज वहां पर छोड़ दिया गया, वो यूज ही नहीं हुआ। इससे इंडिकेट होता है कि लेड और सल्फर जब भी कंबाइन करेंगे उनका रेशियो एक फिक्स्ड होगा बाय मास। अगर 10 ग्राम लेड हम ले रहे हैं तो उसमें 1.5 ग्राम ही सल्फर कंबाइन करेगा, ना 1.57 ना 1.55, राइट। तो ये एक फिक्स्ड रेशियो है जो बाय मास इसका गिवन है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी थी जिसके जरिए इस लॉ को प्रूफ किया। नाउ मूव टुवर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एज द नेम इंडिकेट, मल्टीपल मींस एक से ज्यादा, और प्रोपोर्शन मींस नॉर्मली हम इसको शेयर, पार्ट, हिस्सा, इस वर्डिंग में, इस मीनिंग्स में लेते हैं। एक ऐसा लॉ जो मल्टीपल प्रोपोर्शन पे मुश्तमिल हो, यानी एक से ज्यादा कंपाउंड्स की या एक से ज्यादा एलिमेंट्स की बात हो रही हो। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन इसका है, जॉन डाल्टन put forward the law of multiple proportion in 1803. What is the statement of this law? If two elements combine to form more than one compound, अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो मोर देन वन कंपाउंड्स बना रहे हैं। मतलब ये कि अगर दो एलिमेंट्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे, बट वो एलिमेंट्स सेम रहेंगे, एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे। वो एलिमेंट्स दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं। आगे चलते हैं। The masses of an element combined with the fixed masses of the other element. अब उन एलिमेंट्स में से जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड रहेगा दोनों या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में। अगर दो कंपाउंड्स बन रहे हैं तो दोनों में एक एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स्ड रहेगा, और अगर दो से ज्यादा कंपाउंड्स हैं तो उन सब में कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका मास जो है वो फिक्स्ड रहेगा। आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। अब यहाँ पर फिक्स्ड मासेस के साथ साथ अदर एलिमेंट्स जो हैं उनका जो रेशियो है, रेशियो वही बात प्रोपोर्शन या हिस्सा या फिर पार्ट, वो सेम होल नंबर्स में और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, यानी होल नंबर में जाएगा
और या फिर उसका सिंपल मल्टीपल बन जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड another example is carbon monoxide and carbon dioxide। पहले हम वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेते हैं। अब वाटर, इन वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन के कितने हिस्से हैं और ऑक्सीजन का कितना हिस्सा इसमें इन्वॉल्व है। हाइड्रोजन 2 parts and with the ratio of oxygen is 16। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं तो 1:8 बनता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मौजूद है। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन देखने से ही मालूम लग रहा है हमें कि दोनों में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका मास फिक्स्ड है। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन, वहां पे हाइड्रोजन 2 है, नीचे आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी हाइड्रोजन 2 है। तो यहां पर हम बात उस एलिमेंट की नहीं करेंगे जिसका मास फिक्स्ड है, हम उस एलिमेंट की बात करेंगे जिसका मास फिक्स्ड नहीं है। उसका मास, जिसका मास फिक्स्ड नहीं है, उसको हम एक सिंपल होल नंबर रेशो में लेकर आएंगे। यही ये इस लॉ ने स्टेट किया है। क्या चीज है ये? अब द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो रेशियो आ रहा है वो अगर हम हाइड्रोजन और वाटर और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में चेक करें तो ऑक्सीजन का रेशियो 8:16 आ रहा है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम करेंगे तो 1:2 आएगा। इसमें ये बात बताई गई है कि कभी भी 2.5 या 1.5 या 2.15 या 2.50 या 2.75 नहीं आएगा, हमेशा एक होल नंबर की फॉर्म में इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। Another example is carbon monoxide and carbon dioxide. Same here, the carbon monoxide, the proportion of carbon and oxygen is 12:16. And in carbon dioxide, the proportion of carbon and oxygen is equals to 12:32। अब यहाँ पर हम रेशियो की बात करेंगे, ऑक्सीजन के रेशियो की, क्योंकि कार्बन का तो फिक्स्ड रेशियो है, हमें उसको तो बिल्कुल भी नहीं छूना है। अब ऑक्सीजन की अगर रेशियो की बात करेंगे तो वो 16:32 आ रहा है, जिसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे या डिवाइड करेंगे तो 1:2 का रेशियो हमारे पास मौजूद है। A small whole number ratio, सेम वही बात है कि नंबर में रेशियो आएगा, पॉइंट्स में कभी भी रेशियो नहीं आएगा। ये लॉ स्टेट किया गया था और यही बात हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में बताई गई है। नाउ वी आर मूव टुवर्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो लॉ है वो रिचर्ड ने फॉरवर्ड किया था इन 1792 से 94 तक में। What is the statement of this law? When two elements A and B combine separately with the fixed mass of the third element E, इसको सिंपली हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली 3 एलिमेंट्स की बात हो रही है। 2 एलिमेंट्स अगर आपस में कंबाइन कर रहे हैं अलग अलग, तो जो थर्ड एलिमेंट होगा उसमें से जो थर्ड एलिमेंट्स दोनों ए और बी में से जो कंबाइन होकर थर्ड एलिमेंट्स मिल रहे हैं या थर्ड कंपाउंड हमें मिल रहा है, वो उसका फिक्स्ड मास होगा। द रेशियो इन विच दीज एलिमेंट्स कंबाइन विद ई इज ईदर द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच ए एंड बी कंबाइंड विद ईच अदर। जब ए और बी बन रहे हैं तो एलिमेंट ई थर्ड एलिमेंट के तौर पर सामने आया। When two elements, carbon and oxygen, separately combined with hydrogen, they form methane and water H2O। अब यहाँ पर क्या है, 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो एक हाइड्रोजन के साथ मिल रहे हैं, यानी
कार्बन अलग हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है और ऑक्सीजन अलग हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, तो ये दोनों मिलकर एक अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं। अब ये अलग अलग कंपाउंड्स जो हैं ये अलग अलग रेशियोज के साथ मिलके बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, मीथेन में कार्बन एंड हाइड्रोजन है, और इसी तरह वाटर, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। अब कार्बन का जो मास है वो 12 है और हाइड्रोजन का मास यू नो कि 1 होता है, लेकिन जब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कंबाइन हो रही है एक कार्बन के साथ तो हम उसका मास 4 लिखेंगे, राइट। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम देखा जाए तो हाइड्रोजन का मास 2 है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट रेशियो में लेकर आएंगे तो हम 4 के ही टेबल से अगर इसको डिवाइड कर दें कि 4 3 12 एंड 4 1 4, मीथेन की बात कर रहे हैं, मीथेन को 3:1 का रेशियो दे दिया गया है। और इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको 2 की टेबल से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 8 16, तो 1:8 का रेशियो मिल गया है। अब यहाँ पर दो कंपाउंड्स जो मिल रहे हैं ये मिलकर एक थर्ड कंपाउंड बना रहे हैं। वो कौन सा कंपाउंड है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन तो दोनों में कॉमन है इसलिए हम हाइड्रोजन को नहीं छुएंगे, बट कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो किस तरह से मिलकर बन रही है? वही बात कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और ऑक्सीजन का 16, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो 32 उसका मास हो गया। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3:8 का रेशियो बन रहा है। अब यहाँ पर एक चीज जो नजर में आपके आ रही होगी, जो समझ में आ रही होगी, वो ये है कि 3:8 का रेशियो में मीथेन के अंदर से अगर हम कार्बन देखें तो उसका रेशियो 3 है और वाटर के अंदर से अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो उसका रेशियो 8 है। तो ये तो रेशियो वही हो गया जो हमारे पास पहले ही कंपाउंड्स में मौजूद था, पहले एलिमेंट्स में मौजूद था। यही ये लॉ कह रहा है कि अगर कोई आपका न्यू कंपाउंड बन रहा है और उसका जो मास आएगा, उसका जो रेशियो आएगा वो आपके प्रीवियस कंपाउंड से के जैसा ही होगा, उसी की मुनासिबत से होगा, उसी का रेसिप्रोकल होगा। यही ये लॉ स्टेट कर रहा है। इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। When two elements कार्बन एंड सल्फर सेपरेटली कंबाइन विद ऑक्सीजन, अलग अलग हम अगर कार्बन को और सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और एक जगह सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है। देन क्या हो रहा है? इसका हमने प्रॉपर्ली रेशियो निकाल लिया जिस तरह से हमने अभी लास्ट एग्जांपल का निकाला था। इसका भी कर लेते हैं। कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, सेम सल्फर 32, ऑक्सीजन 32। अब यहां पर जो हमारे पास रेशियो आ रहा है 3:8 और 8:8। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर कार्बन और सल्फर इसको आपस में कंबाइन करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड और उसका रेशियो होगा 12:64 या फिर 3:16। Now it's a time for assignment. Write the answer of the following questions. Number 1, state the law of conservation of mass. Describe Landolt experiment. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया होगा और उसमें जो लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट था उसको हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस इन योर ओन वर्ड्स। एक डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ क्या कहता है, उसमें क्या बताया गया है, उसको आप अपने वर्डिंग में लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। वी हैव डिस्कस्ड हियर two examples of multiple proportion, so it's easy for you. The question number 4 is state the law of reciprocal proportion and illustrate it with example. Same reciprocal proportion भी हमने दो examples के through explain किया है और easily ये आपको understand हो जाएगा। Okay students, now thank you and that's all for today. Thank you so much. Allah Hafiz.